जय हिंद दोस्तों, इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम बायोग्राफी वाले सेशन का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि इनने हमारे भारत के लिए क्या क्या योगदान दिए। ओके फ्रेंड्स, समय न बर्बाद करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हम इनके बारे में पहले छोटी जानकारियों को इकट्ठा करते हैं कि आखिर इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके माँ बाप का नाम, जन्मभूमि इत्यादि। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट हम करते हैं कि इनका पूरा नाम क्या था। चंद्रशेखर वेंकट रामन इनका पूरा नाम था। अन्य नाम था सीवी रमन। सीवी रमन के नाम से इनको जाना जाता है। जन्म इनका था 7 नवंबर 1888। 7 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। और जन्मभूमि थी फ्रेंड्स, ये जन्मभूमि थी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 21 नवंबर 1970 को। मृत्यु स्थान था बेंगलोर में इनकी मृत्यु हुई थी। और जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। इनके अभिभावक का नाम क्या है? चंद्रशेखर अय्यर और पार्वती अम्माल। चंद्रशेखर अय्यर और पार्वती अम्माल इनके अभिभावक थे। फ्रेंड, इनके बारे में हम जितनी भी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी हमारे साइंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर एमपीएसआई की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप जानते हो केमिस्ट्री फिजिक्स होता है। अगर टेक्निकल कर रहे हो तो फिर तो होता ही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये हमारे लिए। और एमपीपीएससी के साइंस वाला जो चैप्टर है उसमें ये यूनिट में दिया हुआ है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से सुनना। अगर चाहें तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं, अन्यथा मैं इसमें पीडीएफ तो आपके लिए ऐड करूँगी ही। ओके, इनके अभिभावक हमने देखे चंद्रशेखर अय्यर जी और पार्वती अम्माल जी इनकी माता। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था त्रिलोक सुंदरी। फ्रेंड, त्रिलोक सुंदरी पत्नी का नाम था, लेकिन कहीं कहीं मैंने जहाँ मतलब सर्च किया है, कहीं कहीं लोक सुंदरी भी इनका नाम मिलता है और कहीं पर इनका त्रिलोक सुंदरी मिलता है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आप ट्राई कर उसमें जो नाम दिए हैं उस हिसाब से आप टिक लगाना। अगर लोक सुंदरी है तो लोक सुंदरी को टिक करना और त्रिलोक सुंदरी है तो त्रिलोक सुंदरी को। और अगर दोनों हैं तो त्रिलोक सुंदरी को करना, क्योंकि त्रिलोक सुंदरी मोस्ट ऑफ जगह इसी को सही माना है। ओके फ्रेंड, कर्मभूमि क्या थी? भारत और ब्रिटेन में इनने काम किए। कर्म क्षेत्र क्या था? विज्ञान के क्षेत्र में। देखिए फ्रेंड, विज्ञान के क्षेत्र में थे ये, इसलिए ये विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और विषय क्या था इनका? भौतिकी विषय में इनकी अच्छी खासी पकड़ बनी हुई थी। खोज क्या की इनने? रमन इफेक्ट की इनने खोज की थी। शिक्षा क्या थी इनकी? एमएससी फिजिक्स से इनने एमएससी की थी। विद्यालय था प्रेसिडेंसी कॉलेज। क्या था? प्रेसिडेंसी कॉलेज। फ्रेंड, कहीं कहीं एमए भी लिखा मिलता है इनकी शिक्षा में, लेकिन कहीं कहीं एमएससी मिलता है। तो फ्रेंड, सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा फिजिक्स में इंटरेस्ट दिखाता है तो वो एमए क्यों करेगा? वो एमएससी ही करेगा भौतिकी से। इसलिए मुझे इसका सही आंसर लगता है कि इन्हें एमएससी किया है। कहीं कहीं एमए मिलता है, मगर आप अगर थोड़ा सा सोचें तो आपको एमएससी ही इसका सही आंसर लगेगा। विद्यालय था प्रेसिडेंसी कॉलेज। पुरस्कार उपाधि क्या क्या मिली इनको? भारत रत्न मिला, नोबेल पुरस्कार मिला और लेनिन पुरस्कार भी इनको दिया गया है। ये तीनों पुरस्कार से सम्मानित हैं, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार और लेनिन पुरस्कार। नागरिकता क्या थी इनकी? नागरिकता ऑफ कोर्स भारतीय थे ये। नेक्स्ट हमारे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स आते हैं उनको देखते हैं हम थोड़ा। ओके, चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म हम देख चुके हैं 7 नवंबर 1888 एंड मृत्यु हुई थी 21 नवंबर 1970 में, आज़ादी के बाद। और आज़ादी के पहले इनका जन्म हुआ था। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक संसार में भारत की ख्याति दिलाई। भारत को ख्याति दिलाने वाले ये पहले वैज्ञानिक थे पूरे संसार में। ओके, पूरे संसार में भारत को ख्याति दिलाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट इनका फैक्ट ये मिलता है हमको कि प्राचीन भारत में विज्ञान की उपलब्धियां थी। जो प्राचीन भारत था उसमें विज्ञान की उपलब्धियां थी, लेकिन हम उनको प्रूफ नहीं कर पाए। जैसे कि शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज हमने करी, हमारे देश के लोगों ने करी। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के बारे में इंफॉर्मेशन भी किसने दी?
हमने दी, यानी हमारे भारत के लोगों ने दी, तथा आयुर्वेद के फॉर्मूले इत्यादि ये सारी चीज़ों की खोज हमारे देश के लोगों ने की है। मगर प्रॉब्लम क्या थी, हम प्रूफ नहीं कर पाए। मगर पूर्ण रूप से विज्ञान के प्रयोगात्मक कोण में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी। ठीक है, रामन ने उस खोए रास्ते की खोज की और नियमों का प्रतिपादन किया जिनसे स्वतंत्र भारत के विकास और प्रगति का सरल रास्ता खुल गया। ठीक है, इनके प्रयासों से इनने थोड़ा एक अलग चीज़ सोची, अलग रास्ता खोजा और इनने हमारे देश को सम्मान दिलाया विज्ञान के क्षेत्र में। रामन ने स्वाधीन भारत में विज्ञान के अध्ययन और शोध को जो प्रोत्साहन दिया उसका अनुमान कर पाना कठिन है। अंग्रेजों के रहते, अंग्रेजों के समय अपने देश के लिए कुछ करना बहुत ही दिक्कत की बात हो जाती थी, और वो भी ऐसे क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश के लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं था उस समय। मगर उन्होंने हमारे देश को ऐसे विषय में ख्याति दिलवाई जो सोचना भी कठिन है। नेक्स्ट, इनके आरंभिक जीवन के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं कि चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म हमें पता हैगा 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान में हुआ था। आपके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था, जो कि SPG कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक थे। यानी सीधी सी बात है कि ये उनका भौतिकी में जो इंटरेस्ट था वो जेनेटिक था। आपकी माता पार्वती अम्मल एक सुसंस्कृत परिवार की महिला थी। सन 1892 ईस्वी में आपके पिता चंद्रशेखर अय्यर विशाखापट्टनम के श्रीमती AVN कॉलेज में भौतिकी और गणित के प्राध्यापक होकर चले गए। उस समय आपकी अवस्था 4 वर्ष की थी। ठीक है, जब उनके पिता चले गए तो उनकी अवस्था कितने वर्ष की थी, 4 वर्ष की थी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम में हुई। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और विद्वानों की संगति ने आपको विशेष रूप से प्रभावित किया। ओके फ्रेंड, उन दिनों आपके समान प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए भी वैज्ञानिक बनने की सुविधा नहीं थी। मतलब कितना भी प्रतिभाशाली व्यक्ति क्यों ना हो, मगर उस समय वैज्ञानिक बनना बहुत ही कठिन था। अतः आप भारत सरकार के वित्त विभाग की प्रतियोगिता में बैठ गए। वित्त विभाग की जो प्रतियोगिता होती है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, उसमें इन्हें पार्टिसिपेट किया। आप प्रतियोगिता परीक्षा में भी प्रथम आए और फर्स्ट रैंक आई इनकी, और जून 1907 में आप असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बनकर कलकत्ते चले गए। इनने पहले तो फर्स्ट रैंक लाई और फिर कलकत्ता चले गए। इनको क्या पोस्ट मिली, असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि आपके जीवन में स्थिरता आ गई है। ठीक है, आप अच्छा वेतन पाएंगे और अकाउंटेंट जनरल बनेंगे, बुढ़ापे में ऊंची पेंशन प्राप्त करेंगे। ये सब मगर इनके साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनकी गवर्नमेंट जॉब भी लगी, अच्छा खासा इनको वेतन भी मिलता था और अकाउंटेंट जनरल भी बने, और अगर उनकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो वो पेंशन भी लेता बुढ़ापे में। मगर पर आप एक दिन कार्यालय से लौट रहे थे कि एक साइन बोर्ड देखा जिस पर लिखा था वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय परिषद, यानी इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। मानो आपको बिजली का करंट छू गया हो। उनने वो बोर्ड देखा और वो मोटिवेट हुए कि यार मैं कहाँ लगा हूँ, मुझे तो इस जगह होना ही नहीं चाहिए। तभी आप ट्राम से उतरे और परिषद कार्यालय में पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर अपना परिचय दिया और परिषद की प्रयोगशाला में प्रयोग करने की आज्ञा पाली। ओके, रमन ने वर्ष 1917 में सरकारी नौकरी छोड़ दी और इन्होंने क्या करा, सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के अंतर्गत भौतिक शास्त्र में पालित चेयर स्पीकर कर ली। ठीक है, इनने क्या करी, स्वीकार करा, सॉरी फ्रेंड ये स्वीकार किया लिखा है। भौतिक शास्त्र में इनने भौतिक शास्त्र सब्जेक्ट में इनने अपनी जॉब को ज्वाइन किया। सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। क्या थे, भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक। हमने ऊपर पढ़ा था इनके पिता भी यही थे। इनके पिता भी प्राध्यापक थे, किस सब्जेक्ट के, भौतिक के, फिजिक्स के। ऑप्टिक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 1924 में रमन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया और ये किसी भी वैज्ञानिक के लिए बहुत सम्मान की बात थी। कहाँ का, ऑप्टिकल के क्षेत्र में, ऑप्टिक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 1924 में रमन को क्या किया, लंदन के रॉयल सोसाइटी के सदस्य
बनाया गया? लंदन का सदस्य, लंदन में किस सोसाइटी का? रॉयल सोसाइटी का। ओके। रमन इफेक्ट की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई। कब की? इनने 28 फरवरी 1928 को की। रमन ने इसकी घोषणा अगले ही दिन विदेशी प्रेस में कर दी और दूसरे दिन इनने इन्फॉर्म भी कर दिया कि मैंने इसकी खोज की है। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर ने उसे प्रकाशित किया। कौन सी पत्रिका ने? नेचर ने। फ्रेंड, ये फैक्ट आप बिल्कुल याद रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन, डीप वाले क्वेश्चन आते हैं, कहीं कहीं पूछ लिए जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वही पूछी जाती हैं, उस प्रकार इसमें छोटी चीज़ है ये कि प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका कौन सी? नेचर। नेचर में प्रकाशित हुआ था कि इनने रमन इफेक्ट की खोज की है। उन्होंने 16 मार्च 1928 को अपनी नई खोज के ऊपर बेंगलोर स्थित साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन में भाषण दिया। कहाँ भाषण दिया? साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन में भाषण दिया। इसके बाद धीरे धीरे विश्व की सभी प्रयोगशालाओं में रमन इफेक्ट पर अन्वेषण होने लगा। ठीक है, रमन इफेक्ट पे क्या होने लगा? पूरी दुनिया में अन्वेषण होने लगा। अब इनका थोड़ा अपन वैज्ञानिक जीवन देख लेते हैं। वैज्ञानिक जीवन कैसा था? सन 1909 में जे.एन. टाटा ने, किसने? जे.एन. टाटा ने भारत में वैज्ञानिक प्रतिभाओं के विकास के लिए बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की। किसकी स्थापना की? भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना करी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना किसने की? तो किसने की? जे.एन. टाटा ने की। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वैज्ञानिक प्रतिभाओं के विकास के लिए कहाँ पर है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा बेंगलोर में। और किस वर्ष? तो वर्ष क्या है? 1909 में। फ्रेंड, इसमें मैं एक लाइन में 4 क्वेश्चन आए हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस संस्थान के लिए मैसूर नरेश ने 150 हेक्टेयर जमीन प्रदान की थी। किसने? जमीन, जिस जमीन पर यह बनाया गया था वो जमीन किसने दी थी? मैसूर नरेश ने दी थी। 150 हेक्टेयर। कितनी? 150 हेक्टेयर। अंग्रेजी हुकूमत को विश्वास में लेकर संस्थान का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अंग्रेजों को इनने विश्वास दिला दिया कि भैया हम अच्छा काम कर रहे हैं, आपके खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हैं। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अंग्रेजी हुकूमत ने वहां अपना निदेशक नियुक्त किया। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या खेल खेल दिया कि इनने जो निदेशक नियुक्त किया वो अपनी तरफ से खुद का आदमी नियुक्त किया। संस्था के सदस्य भी अंग्रेजी ही थे। संस्था के जो सदस्य थे वो भी कौन थे? अंग्रेजी थे। सन 1933 में वेंकटरमन भारतीय विज्ञान संस्थान के पहले भारतीय निदेशक बनाए गए। कब? फ्रेंड, ये सन याद रखना, 1933 में सीवी रमन जी को पहले भारतीय निदेशक बनाया गया। कहाँ का? भारतीय विज्ञान संस्थान का। ठीक है, उस समय संस्थान के नाम पर बहुत पैसा खर्च किया जा रहा था, लेकिन वैज्ञानिक प्रतिभाओं का विकास ना के बराबर रहा। पैसा बहुत खर्च हुआ मगर उसका रिटर्न कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा था। इस स्थिति में सीवी रमन ने अंग्रेजों की उस परंपरा को ओढ़ते हुए पूरे देश में विज्ञान का प्रचार किया। ठीक है, उनने क्या किया? पूरे देश में प्रचार प्रसार किया विज्ञान से रिलेटेड। उन्होंने संस्था की नीतियों व कार्यक्रमों में बहुत तेजी से रचनात्मक बदलाव किया। ऐसा करके वे उस संस्थान को बेहतर बनाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? उस संस्थान को बेहतर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्हें प्रचार प्रसार किया और संस्था की नीतियों और कार्यक्रमों को तेजी से क्या करा? रचनात्मक बदलाव यानी कि चेंजेस लाते गए। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान में हरियाली को जन्म दिया। क्या किया? हरियाली को जन्म दिया, जो कि अभी तक नहीं था। अभी तक कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ था कि जितना हम पैसा लगा रहे हैं उतना ही हमको रिटर्न में मिल रहा हो। वहाँ फूलों के पौधे भी उगाए गए। ठीक है, फूलों के पौधे भी लगाए गए। आगे चलकर ये संस्थान आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया। क्या हुआ? आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया। वैज्ञानिक प्रतिभाओं में यूरोप और अमेरिका श्रेष्ठ क्यों हैं? वैज्ञानिक प्रतिभाओं में यूरोप और अमेरिका क्यों श्रेष्ठ हैं? हम जानते हैं, देखते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाएं श्रेष्ठ क्यों नहीं हैं। ये सवाल रमन के दिमाग में हमेशा घूमते रहते थे। ये 2 सवाल घूमते रहते थे कि वैज्ञानिक प्रतिभाओं में हमेशा यूरोप और अमेरिका क्यों टॉप पर हैं और भारतीय वैज्ञानिक क्यों प्रतिभाशाली नहीं हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में भारत का श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने देश के नौजवानों को विज्ञान के प्रति जागृत किया। देश के जो नौजवान थे उनको उनने आगे बढ़ाया। इसके लिए रमन को देश के कई
महानगरों में तरह तरह की सभाओं को संबोधित करना पड़ा, यानी कि लोगों तक ये बात पहुंचाना पड़ा कि आखिर विज्ञान क्या है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उससे हमारे देश में कैसे उन्नति आ सकती है। उनके भाषण से बहुत से नौजवानों को प्रेरणा मिली, जिसकी बदौलत विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा और के.आर. रामनाथन जैसे युवा वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व में अपना और अपने देश का नाम रोशन किया। फ्रेंड, नाम याद रखना, विक्रम साराभाई जी, होमी जहांगीर भाभा जी और के.आर. रामनाथन जी ने इनसे क्या हुए थे, प्रेरित हुए थे आगे बढ़ने के लिए, हमारे देश में कुछ करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है, कुछ दिनों के बाद रामन ने एक और शोध पेपर लिखा और लंदन में विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रिका नेचर को भेजा। जो हमने पहले भी पढ़ी थी कि लंदन में जो पत्रिका है नेचर, उनने दूसरे दिन ही छाप दिया था कि रमन जी ने रमन इफेक्ट की खोज की है। उनने फिर से एक उस पे शोध पेपर लिखा और किसको भेजा, नेचर को ही भेजा। उस समय तक वैज्ञानिक विषयों पर स्वतंत्रतापूर्वक खोज करने का आत्मविश्वास उनमें विकसित हो चुका था। रामन ने उस समय के एक सम्मानित और प्रसिद्ध वैज्ञानिक लॉर्ड रेले को एक पत्र लिखा। किसको लिखा, लॉर्ड रेले को पत्र। फ्रेंड, ये छोटा फैक्ट हो सकता है, लेकिन आप याद रखना कि किस वैज्ञानिक को उन्हें पत्र लिखा था, तो किसको लिखा था, लॉर्ड रेले को लिखा था। नेक्स्ट जो हमारा आता है कि इस पत्र में उन्होंने लॉर्ड रेले से वैज्ञानिक खोजों के बारे में कुछ सवाल पूछे थे। लॉर्ड रेले ने उन सवालों का उत्तर नहीं उन्हें प्रोफेसर संबोधित करके दिया, यानी कि उन्हें प्रोफेसर से उनको संबोधन दिया। वह यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये एक भारतीय किशोर इन सब वैज्ञानिक खोजों का निर्देशन कर रहा है। रामन सुबह 5:30 बजे परिषद की प्रयोगशाला में पहुंच जाते और 9:45 बजे आकर ऑफिस के लिए तैयार हो जाते। ऑफिस के बाद शाम 5 बजे फिर प्रयोगशाला पहुंच जाते और रात 10 बजे तक वहां काम करते। यहाँ तक कि रविवार को भी सारा दिन वह प्रयोगशाला में अपने प्रयोगों में ही व्यस्त रहते। वर्षों तक उनकी यही दिनचर्या बनी रही। उस समय रामन का अनुसंधान संगीत वाद्यों तक ही सीमित था। उनकी खोज का विषय था कि वीणा, वायलिन, मृदंग और तबले जैसे वाद्यों में से मधुर स्वर क्यों निकलता है। देखिए फ्रेंड, उनने मतलब अपनी पूरी लाइफ जो शेड्यूल था उसको पूरा का पूरा उनने क्या कर दिया था, इंगेज कर दिया था। इससे हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर हमें कोई चीज़ कुछ चाहिए तो हमें हमारे अपने आप को बिज़ी रखना होगा, हमें उसी से दिन शुरू करना होगा और उसी पे अपना दिन ख़त्म करना होगा। ओके फ्रेंड, अपने अनुसंधान में रामन ने परिषद के एक साधारण सदस्य आशुतोष डे की भी सहायता ली। उन्होंने डे को वैज्ञानिक अनुसंधान के तरीकों में इतना पारंगत कर दिया था कि डे अपनी खोजों का परिणाम स्वयं लिखने लगे, जो बाद में प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। रामन का उन व्यक्तियों में विश्वास था जो सीखना चाहते थे, बजाय उनके जो केवल प्रशिक्षित या शिक्षित थे। ओके फ्रेंड, क्या नाम है उनका जो उनकी हेल्प करते थे, आशुतोष डे। आशुतोष डे जी उनके साथ लगे रहते थे उनकी मदद करने में। वास्तव में जल्दी ही उन्होंने युवा वैज्ञानिकों का एक ऐसा दल तैयार कर लिया जो उनके प्रयोगों में सहायता करता था। वह परिषद के हॉल में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए भाषण भी देने लगे, जिससे युवा लोगों को विज्ञान में हुए नए विकासों से परिचित करा सकें। जो भी हमारे विज्ञान में चीज़ें आ रही हैं, जो भी विकासशील कदम उठ रहे हैं, वो सारे के सारे युवा तक पहुँचे। उनने इन सब चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करी और भाषण दिए, लोगों को जा के सभाएं बिठाई, ये सब चीज़ें उनने करी, जिससे लोग इन सब चीज़ों के बारे में जान सकें, उनकी जानकारी ले सकें। वह देश में विज्ञान के प्रवक्ता बन गए। रामन की विज्ञान में लगन और कार्य को देखकर कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति आशुतोष मुखर्जी, जो बंगाल के बाघ कहलाते थे, बहुत प्रभावित हुए। फ्रेंड, बंगाल के बाघ कौन है, आशुतोष मुखर्जी जी हैं। सर रामन ने 1943 में बेंगलोर के समीप रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करी। किसने करी, रामन सर ने करी। 1943 में कहाँ करी, बेंगलोर में करी। नाम क्या था, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी संस्थान में वे जीवन के अंत तक अपने प्रयोग करते रहे और अध्ययन करते रहे। सन 1970 में इस महान भारतीय और वैज्ञानिक का देहांत हो गया। कब देहांत हुआ फ्रेंड्स, 1970 में।
हम सबको सर रामन के कार्यों और उपलब्धियों पर बड़ा गर्व है। वे एक महान भौतिक शास्त्री और वैज्ञानिक के साथ साथ महामानव भी थे। अभिमान और लोभ उन्हें छू भी नहीं पाया। वे सतत सत्य की खोज में लगे रहे और उसे प्राप्त किया। सन 1921 में वेंकटरमन को ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड से विश्वविद्यालयीन कांग्रेस में भाग लेने के लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1931 में। वहाँ उनकी मुलाकात लॉर्ड रदरफोर्ड, जे थॉमसन जैसे विश्वविख्यात वैज्ञानिकों से हुई। किन किन से हुई? लॉर्ड रदरफोर्ड से हुई, रदरफोर्ड, जे थॉमसन से हुई। इंग्लैंड से भारत लौटते समय एक अनपेक्षित घटना के कारण, जिसका वर्णन इस लेख के आरंभ में किया गया है, रमन प्रभाव की खोज के लिए प्रेरणा मिली। दरअसल कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुंचकर वेंकटरमन ने अपने सहयोगी डॉक्टर के.एस. कृष्णन के साथ मिलकर जल तथा बर्फ के पारदर्शी प्रखंडों, ब्लॉक्स एवं अन्य पार्थिव वस्तुओं को ऊपर के प्रकाश के प्रकीर्णन पर अनेक प्रयोग किए। तमाम प्रयोगों के बाद वेंकटरमन अपनी उस खोज पर पहुंचे जो रमन प्रभाव नाम से विश्वविख्यात है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रमन प्रभाव क्या है और भौतिकी की दुनिया में इसका कितना प्रभाव है। फ्रेंड, देखते हैं रमन प्रभाव क्या है। और ये हमारे साइंस में जो फिजिक्स चैप्टर है, आपको पता होगा कि हमारा जो 2020 का नया सिलेबस जो आया है उस MPPSC का, उसमें साइंस एक सेपरेट पेपर है। पूरा का पूरा पेपर सिर्फ साइंस का है। उसमें हमारा एक यूनिट है फिजिक्स की। तो उसमें भी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या? रमन प्रभाव। रमन प्रभाव के अनुसार जब एक तरंगई प्रकाश यानी कि आवृत्ति का प्रकाश जो होता है को विभिन्न रासायनिक द्रवों से गुजारा जाता है, क्या? अलग अलग रासायनिक द्रव, केमिकल सॉल्यूशन से उनको क्या करते हैं? गुजारा जाता है। तब प्रकाश के एक सूक्ष्म भाग की तरंग लंबाई मूल प्रकाश के तरंग लंबाई से भिन्न होती है। यानी कि तरंग लंबाई मूल प्रकाश के तरंग लंबाई से क्या होती है? डिफरेंट होती है। तरंग लंबाई में यह भिन्नता ऊर्जा के आदान प्रदान के कारण होती है। यानी कि जो तरंग में जो ये जो लंबाइयाँ होती है, किसके कारण होती है? ऊर्जा का आना जाना जो होता है उसके कारण होती है। फ्रेंड, एक बार और इसको हम याद कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं कि रमन प्रभाव के अनुसार जब एक तरंगीय प्रकाश को विभिन्न रासायनिक द्रवों से गुजारा जाता है, तब प्रकाश के एक सूक्ष्म भाग की तरंग लंबाई मूल प्रकाश के तरंग लंबाई से भिन्न होती है। यानी कि जो तरंग लंबाई है वो प्रकाश से तरंग लंबाई से कैसी होती है? डिफरेंट होती है। तरंग लंबाई में यह भिन्नता ऊर्जा के आदान प्रदान के कारण होती है। किसके कारण होती है? ऊर्जा के आदान प्रदान के कारण। जब ऊर्जा में कमी होती है तब तरंग लंबाई अधिक हो जाती है, तथा जब ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है तब तरंग लंबाई कम हो जाती है। यानी कि ऊर्जा के बढ़ने से अधिक और ऊर्जा के कम होने से अधिक होती है और ऊर्जा के ज़्यादा होने से छोटी होती है तरंग की लंबाई। यह ऊर्जा सदैव एक निश्चित मात्रा में कम अधिक होती रहती है और इसी कारण तरंग लंबाई में भी परिवर्तन सदैव निश्चित मात्रा में होता है। दरअसल प्रकाश की किरणें असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, हम भी जानते हैं कि जो प्रकाश की तरंग होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि कोई भी वस्तु है वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन इन सब चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो उसी प्रकार जो हमारी ये जो तरंगे हैं ये कैसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई है। और वो कण कौन से हैं? उनको वैज्ञानिक क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। फ्रेंड, याद रखना कि ये जो कण हैं, ये जो तरंगे हैं, ये जो किरणें हैं, हमारी जो भी प्रकाश से निकलती हैं वो सारी की सारी फोटोन से मिलकर बनी हुई हैं। छोटे छोटे फोटोन के कणों से मिलकर बनी हैं। वैसे हम जानते हैं कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति है। प्रकाश की क्या? दो प्रकृति हैं। यह तरंगों की तरह भी व्यवहार करता है और कणों की भी तरह प्रभाव करता है। क्या करता है? व्यवहार, एक तो तरंगों की तरह और एक कणों की तरह। रमन प्रभाव ने फोटोनों के ऊर्जा की आंतरिक परमाणिक संरचना को समझने में विशेष सहायता की है। किसी भी पारदर्शी द्रव में एक ही आवृत्ति वाले प्रकाश को गुजारकर रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? पारदर्शी द्रव में एक ही आवृत्ति वाले प्रकाश को गुजारकर, यानी कि एक ही आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? रमन स्पेक्ट्रम को
प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले। ये हमारा अंतिम है, इसके बाद हमारा यह लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। यहीं पर पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं। पहला मिला वर्ष 1924 में रमन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। क्या करा, इनको रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। फ्रेंड याद रखना, अगर रमन जी से संबंधित 3 नंबर का प्रश्न आता है तो कब हुए, कब मृत्यु हुई, ये सब नहीं लिखना है हमको। ये जो दिए ना इंपॉर्टेंट फैक्ट जो लास्ट में है 7, ये जो हमने ऊपर जितना भी पढ़ा है इन सबका शॉर्ट में है, तो ये हमारे काम आएगा। ये हमको 3 नंबर में लिखना है। और अगर यही रमन जी के बारे में 6 नंबर का आएगा तो भी हमको यही पॉइंट लिखने हैं, इन्हीं में से कोई 6। अगर 13 नंबर का आ रहा है तो हमें उनकी पूरी डिटेल जो भी हम लिख सकते हैं, उनने किस तरीके से ऊपर तक पहुँचे, उनने किस तरीके से भौतिक में ख्याति प्राप्त करी, किस तरह से हमारे देश को आगे तक बढ़ाया, कहाँ उनने बेंगलोर में अपना इंस्टीट्यूट खोला, रमन इंस्टीट्यूट खोला, रमन रिसर्च सेंटर खोला। इस प्रकार की चीज़ें हम जब ऐड करेंगे तो हमारा 13 नंबर का आराम से क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या पता चलता है कि लंदन की जो रॉयल सोसाइटी था उसका सदस्य बनाया गया। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी। इस महान खोज की याद में 28 फरवरी का दिन भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसलिए इसका 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी को की थी। ठीक है, आप ये तीनों पॉइंट याद रखना। वर्ष 1929 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता की। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता कब करी, 1929 में, यानी कि रमन की जो खोज हुई थी, रमन प्रभाव की जो खोज हुई थी उसके नेक्स्ट ईयर में उनको अध्यक्षता मिल गई थी भारतीय विज्ञान कांग्रेस में। वर्ष 1929 में नाइटहुड दिया गया इनको। क्या दिया गया, नाइटहुड दिया गया। नाइटहुड नाम से इनको सम्मानित किया गया। वर्ष 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें भौतिक के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला। फ्रेंड याद रखना, आज़ादी के पहले मिला 1930 में, और आप ये भी याद रखना कि ये पहले वैज्ञानिक हैं जिनको 1930 में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। 6 हमारा है, वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब किया गया, 1954 में। और 1957 में इनको लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा जो बायोग्राफी वाला सेशन है उसका ये सेकंड लेक्चर है। आप फर्स्ट इंट्रो का लेक्चर ज़रूर देखना, उसमें मैंने लिस्ट बताई है कि मैं किन किन प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करूँगी। उसमें मेरा ये पहला लेक्चर था। आप इसको ज़रूर पूरा देखना और शेयर करना, लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरे बाकी के सेशन, यानी कि मेरा हिस्ट्री वाला सेशन, मेरे 3000 MCQ की मैंने PDF तैयार करी है जिसमें सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। अगर आपको वो देखना है तो आप वो देख सकते हैं विथ डिस्क्रिप्शन। रोज़ 15 क्वेश्चन मैं उसमें करवाऊंगी MCQ में, और हर 15 क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन भी उसमें बताऊंगी जिससे आपकी तैयारी और अच्छी होती जाए। जो हिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा रही हूँ लाइन बाय लाइन, उन्हीं सबको मैंने उसमें MCQ में इंक्लूड किया है, और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उन सबको भी मैंने उसमें लिया है। नेक्स्ट मेरा रहेगा मिसलेनियस। मिसलेनियस में मैं जिन भी व्यक्तित्व या जिन भी टॉपिक को इंक्लूड करूँगी उनको पूरा डिटेल से पढ़ाऊँगी। भले ही कम लूँगी लेकिन पूरे एक एक टॉपिक के बारे में बताऊँगी जिससे आपको कहीं और ना जाना पड़े, किसी और जगह की आपको मदद ना लेनी पड़े। ओके फ्रेंड, थैंक यू। मेरे इस चैनल को और मेरे इस वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करना, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।